कल की खबर है कि मुंबई के एक स्कूल में 8वीं क्लास के बच्चों ने एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। उसके 2 दिन पहले की खबर थी कि बेंगलोर के एक स्कूल में बच्चों के बस्तों की जांच की गई। 9वीं 10वीं क्लास के बच्चों के बस्तों से कंडोम निकले, शराब की बोतलें निकली, सिगरेट निकले और सूंघने वाले जो मादक पदार्थ होते हैं जिनको सूंघ सूंघ के लोग नशा करते हैं, वो सारी चीजें निकली। किशोरों के भीतर बढ़ते हुए अपराध आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा सच है। बच्चे वो हर चीज करने पे आमादा हैं जो कि बड़ों को वो करता हुआ देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये विचार करने जा रहे हैं कि बच्चों में जो ये चीजें बढ़ रही हैं उनके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रकृति जिम्मेदार है? क्योंकि बच्चे के भीतर प्रकृति ही तो काम वासना दे के भेज रही है। तो बच्चा अगर काम वासना से जुड़े अपराध कर रहा है, सेक्स से जुड़े अपराध कर रहा है, तो क्या हम प्रकृति को जिम्मेदार ठहरा दें? लेकिन तब आप कहेंगे कि आज से 50 साल 100 साल पीछे भी अगर आप जाके देखें तो वहां भी तो बच्चे होते थे, आप भी तो बच्चे थे, महात्मा बुद्ध भी तो बच्चे थे, विवेकानंद भी तो बच्चे थे। उनके मन में तो कभी इस तरह के ख्याल नहीं आए, उन्होंने तो कभी इस तरह के अपराध नहीं किए। आज से 100 साल पहले के जो बच्चे होते थे वो तो जानते भी नहीं थे कि सेक्स क्या चीज होती है। 25 साल की उम्र हो जाती थी तब तक आपको ठीक ठीक पता नहीं होता था कि स्त्री पुरुष के शरीर में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, स्त्री पुरुष का जो संबंध बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, नहीं पता होती थी युवकों को। लेकिन आज किशोर उन सारी बातों से परिचित हैं और उससे जुड़े अपराधों में संलग्न हो रहे हैं। तो हम क्या कहें? सिर्फ प्रकृति को ही तो हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। इसका मतलब कि जरूर हमारे समाज में कहीं कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं जिसके कारण बच्चे इस तरह के अपराध में संलिप्त हो रहे हैं। एक बात मैं आपको कहूं, हमारे मस्तिष्क के सबसे आगे एक हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। उसका काम होता है कि किसी मनुष्य के भीतर जब कोई आवेग उठता है, कोई इम्पल्स उठता है, तो उसको रोकने का काम करता है वो मस्तिष्क का हिस्सा। किशोरों में एक चीज देखी जाती है, 12-13 साल से लेके 19-20 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं किशोर, उनमें एक बात बड़ी सामान्य देखी जाती है कि वो अपने भीतर उठने वाले आवेगों को नहीं रोक पाते हैं। किशोर अवस्था में ही लोग सबसे ज्यादा आतंकवाद की ओर झुक जाते हैं, नक्सलवाद की ओर झुक जाते हैं, माओवाद की तरफ झुक जाते हैं। अति उग्र विचारधारा को अपना लेने की जो उम्र होती है वो किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था में लोग सबसे ज्यादा बागी हो जाते हैं, घर छोड़ के भाग जाते हैं, माता पिता की बात नहीं मानते बच्चे। ऐसा क्यों होता है? किशोरावस्था में कुछ विशेष बात होती है? जी, किशोरावस्था में एक विशेष बात होती है। मस्तिष्क के उस हिस्से की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो हमारे आवेगों को नियंत्रित करने का काम करता है, किशोरावस्था में उसका ठीक ठीक विकास नहीं हो पाता है। मस्तिष्क का वो हिस्सा ठीक ठीक विकसित होता है 20 साल की उम्र में जाके। इसलिए किशोरों में बगावतीपन बहुत ज्यादा देखा जाता है। अगर मन में कोई इच्छा उठ गई तो किशोर को लगता है कि यह बिल्कुल ठीक है और मुझे ऐसा करना चाहिए, और अगर कोई विरोध करे तो उसे लगेगा कि यह आदमी मेरा शत्रु है। इसलिए किशोरावस्था में बच्चों को लगता है कि माँ बाप हमारे शुभचिंतक नहीं हैं, हम जो भी कह रहे हैं माँ बाप विरोध कर रहे हैं। और माँ बाप को लगता है कि पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है, ये बच्चे कितने बर्बाद बच्चे हो गए हैं, हम तो इनका भला चाह रहे हैं लेकिन ये हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि भीतर आवेग को संभालने वाला मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो अभी विकसित हुआ ही नहीं है। तर्क शक्ति को संभालने का भी काम वही हिस्सा करता है और 20 साल की उम्र तक जाके वो परिपक्व होता है, ठीक ठीक विकसित हो पाता है। इस कारण से किशोर जो है वो अपने निर्णयों को ठीक ठीक नहीं ले पाता है, वो भटका हुआ है, गुमराह है। उसमें जोश तो पूरा होता है लेकिन होश दिखाई नहीं देता, होश की कमी होती है। तो अब यहाँ पे समाज की जिम्मेदारी क्या बनती है? एक तो आपने देख लिया कि किशोर का जो मन है वो प्राकृतिक रूप से अभी विकसित नहीं हुआ है। अगर उसको गलत माहौल दे दिया गया तो गलत की तरफ जाने में उसको बिल्कुल समय नहीं लगेगा, लेकिन उसको सही की तरफ ले जाने के लिए बहुत मेहनत की, बहुत श्रम की जरूरत होती है। बहुत बड़े दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु हुए ओशो रजनीश, उन्होंने शिक्षा के ऊपर बोलते हुए कहा था कि जितनी छोटी उम्र का बच्चा है उसको उतने ही विद्वान प्रशिक्षक की जरूरत होती है। आप अगर ये समझते हैं कि पीएचडी में जाके, एमए में जाके आपको विद्वान शिक्षक और प्रोफेसर मिलने चाहिए तो गलत है।
जब बच्चा छोटा है तब उसको सबसे समझदार शिक्षक की ज़रूरत होती है। अगर एक बार उसकी उम्र बढ़ने लगी ना, तब उसको शिक्षक की ज़रूरत कम हो जाती है। तब तो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से ही बहुत कुछ वो करने लग जाता है। लेकिन जब उसकी उम्र छोटी है तब उसको नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है। भारत में प्राचीन समय में एक व्यवस्था थी, गुरुकुल की व्यवस्था, शिक्षा की। आप सभी जानते हैं कि बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। समाज से बिल्कुल काट दिया गया, समाज से दूर कर दिया गया। बड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था थी, क्योंकि समाज में अगर रहेगा तो समाज के वातावरण से प्रभावित हुए बिना वो रह ही नहीं सकता। अभी उसका मन कमजोर है, इसलिए समाज से दूर उसको भेज दिया जाता था गुरु के आश्रम में। और गुरु का आश्रम होता था नगर से दूर, जंगल में, प्रकृति के सानिध्य में। वहां बच्चा रहता था और बच्चे के लिए एक चीज जरूरी थी, ब्रह्मचर्य अनिवार्य था। सोच के देखिए, प्रकृति जिस समय बच्चे को धकेल रही है सबसे ज्यादा काम वासना की तरफ जाने के लिए, और बच्चा उसको रोक पाने में सक्षम नहीं है, उस समय उसको ब्रह्मचर्य के घेरे में रोका जाता था, बांधा जाता था। ये कितनी सोची समझी और कितनी सुंदर व्यवस्था थी। उस समय के लोग भी ये बात जानते थे कि यही वो उम्र है जब बच्चे को सामाजिक दुष्प्रभावों से, काम वासना के कुप्रभावों से बचाने की जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में ये शक्ति इसके भीतर सबसे प्रगाढ़ है। अगर 20-22 साल की उम्र तक उसने उस शक्ति को संभालने की कला सीख ली तो जीवन में फिर कभी वो भटक नहीं पाएगा, जीवन में फिर कभी वो व्यभिचारी नहीं हो पाएगा, कभी दुष्ट आत्मा नहीं हो पाएगा, कभी बलात्कार नहीं करेगा, कभी छेड़छाड़ नहीं करेगा। इसलिए अनिवार्य था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य एक बड़ी वैज्ञानिक और सोची समझी व्यवस्था थी। लेकिन आज हमारी शिक्षा में उस शिक्षा के लिए कोई जगह नहीं है। उल्टे पश्चिम के जो शिक्षाविद हैं वो ये कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को आप सेक्स एजुकेशन दीजिए, सेक्स की शिक्षा दीजिए, कैसे स्त्री पुरुष मिलते हैं, विवाह के बाद कैसे संबंध बनते हैं इत्यादि, वो सब सिखाइए आप छोटे छोटे बच्चों को। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। ये तो ऐसा ही हुआ कि बच्चे के भीतर प्राकृतिक रूप से जो अनाचार की इच्छा हो रही है उसको आप खुलेआम छूट दे दीजिए, फिर बच्चा जो चाहे वो करेगा। फिर छोटे छोटे बच्चों के बस्तों से अगर कंडोम निकलते हैं तो उसमें आश्चर्य करने की कहाँ से बात होगी। फिर छोटे छोटे बच्चे अगर बलात्कार करने लगे, 8वीं क्लास के बच्चे, तो उसमें आश्चर्य की बात कहाँ होगी। मैं पूछता हूँ कि बच्चे के मन में ये ख्याल कहाँ से आ गया कि इस तरह के अपराध किए जाने चाहिए। आप विचार करके तो देखिए। बच्चा अगर मुंबई में ये अपराध कर रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो बात तो मुंबई की है, हमारे यहाँ के बच्चे तो ऐसा अभी नहीं कर रहे हैं, भूल जाइए। उस बात को वहां से यहाँ पहुंचने में समय नहीं लगेगा। सूचना के माध्यम इतने तत्पर हैं, इतने तेज हैं कि आज छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में मोबाइल फोन्स हैं वो आपसे कहीं ज्यादा जानते हैं। जिन चीजों को जानने के लिए आप अपने आप को रोक लेते हैं, बच्चा नहीं रोक पाता। बच्चे के सामने जो भी आ जाए बच्चा उसको क्लिक करेगा और उसको देखेगा। बच्चा देखेगा तो उसके भीतर जिज्ञासा होगी तो बच्चा उसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहेगा। तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा वातावरण हमने चारों तरफ बना के रखा है जिसमें बच्चे अपराध करने को विवश हैं। पिछले कई दिनों से मैं ये निरीक्षण कर रहा हूं कि जैसे ही शादियों का सीजन शुरू होता है, ऑर्केस्ट्रा और अश्लील गानों के बिना ऐसा लगता है कि शादी और विवाह की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शादियों की बात तो छोड़ दीजिए, तिलक में भी ऑर्केस्ट्रा नचाया जा रहा है। और लोगों से पूछो तो लोग कहते हैं कि भाई सामाजिक दबाव है, समाज के कारण ये करना पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक महान दार्शनिक हुए थे, जय कृष्णमूर्ति। उन्होंने कहा था कि अगर पागलों के समाज में आपको सम्मान मिलता है तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े पागल हैं। पागलों के समाज में किसे सम्मान मिलेगा? समझदार को सम्मान नहीं मिल सकता। पागलों के समाज में तो सिर्फ पागल को ही सम्मान मिल सकता है। जिस समाज में आप रह रहे हैं उस समाज पे थोड़ा मुआयना कीजिए, निरीक्षण कीजिए। आपके समाज का 99% हिस्सा सड़ गया है, गल गया है, वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है, वो भ्रष्ट हो रहा है। ऐसे समाज से आप अपने लिए सम्मान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो समाज आपको सराहे, उस समाज की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए आप वही सब कुछ करते जा रहे हैं जो समाज आपसे चाहता है। इसका मतलब कि आप उस समाज के साथ नीचे गिर रहे हैं। इसका मतलब कि आप उस समाज के साथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं। एक तरफ आप अपने आप को सभ्य भी कहते हैं और दूसरी तरफ आप शादी ब्याहों में ऑर्केस्ट्रा नचा रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि बच्चे भ्रष्ट हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ
आपको तनिक भी शर्म नहीं आती कि उन्हीं छोटे छोटे बच्चों के सामने आप अश्लील गाने चलवाते हैं और गंदे नाच दिखवाते हैं? क्या लगता है कि उन बच्चों पे इन बातों का प्रभाव होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी 2 दिन पहले मैंने एक फंक्शन अटेंड किया है, तिलक में ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। बच्चे आंख फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। बच्चे बच जाएंगे उस प्रभाव से? नहीं बच पाएंगे। कहां तो ब्रह्मचर्य की व्यवस्था के द्वारा बच्चे के भीतर की कामुकता को नियंत्रित किया जाता था, रोका जाता था, सात्विक बनाया जाता था, और उसके ठीक उलट आज बच्चे के मन में वही गंदगी, वही कुसंस्कार, वही भ्रष्ट आचरण भरा जा रहा है। तो लाजिम है कि हमारे बच्चे आज बलात्कार करेंगे ही, हमारे बच्चे आज भ्रष्ट होंगे ही। अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो उसमें बड़े जिम्मेदार हैं। बहुत ही खराब माहौल में आप जी रहे हैं, और आज बच्चों के बिगड़ जाने के लिए जैसा माहौल है, ऐसा माहौल पहले कभी भी नहीं रहा इतिहास में। तो ऐसे में हमें बहुत ज़रूरत हो जाती है कि हम एक संयमित, एक नियंत्रित वातावरण में उस बच्चे को रखें। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आपका बच्चा बिगड़ेगा, बर्बाद हो जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें।